It involves 3 steps. First step is the denaturation, second is annealing and third is the extension. First step है denaturation. As in DNA replication, the 2 DNA strand in the DNA double helix needed to be separated. Denaturation में जो DNA के double helix strand होते हैं उसको denature किया जाता है, means separate किया जाता है. तो that is the separation of the DNA duplex or the DNA helix with the help of temperature or the enzyme, that is called the denaturation. Now the second step, that is the annealing. In the annealing, जब दोनों DNA strand separate हो गए हैं तो अब उसका न्यू स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज होता है रेप्लिकेशन की तरह ही होगा, तो एनीलिंग में प्राइमर बाइंड करता है टारगेट डीएनए के साथ, डीएनए सीक्वेंस के साथ और इनिशिएट करेगा पॉलीमराइजेशन, मींस वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा. यानी कि यहां पे जैसे है ये डबल हेलिक्स है, डीनेचुरेशन में ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं, 5' to 3' and 3' to 5'. One is the template strand and other one is the non-template strand. तो ये दोनों स्ट्रैंड जब ओपन हो जाएंगे तो दैट स्टेप इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन. अब जब दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए हैं तो जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो एक तरफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है और एक तरफ डिसकॉन्टिन्यूअस, मींस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर लेगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी. तो यहां पे जब नया स्ट्रैंड बाइंड कर रहा है या न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है तो प्राइमर जो है वो प्राइमर की जरूरत पड़ती है. तो दैट स्टेप इज कॉल्ड द एनीलिंग. प्राइमर बाइंड टू द टारगेट डीएनए, ये टारगेट डीएनए है, प्राइमर बाइंड करेगा और वो पॉलीमर्स को या मोनोमर्स को ज्वाइन करता जाएगा, इनिशिएट करेगा. यहां पे जो मोनोमर्स की बात कर रहे हैं दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर की तरफ बाइंड होते जाएंगे और चेन एलोंगेट होगी और उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन. अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं और दोनों यहां पे ये सिंगल स्ट्रैंड जब चेंज हुए, सिंगल स्ट्रैंड में ये डीनेचर प्रोसेस में हुआ तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए. अब यहां पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज हो रहे हैं तो एक्सटेंड हो रहे हैं, एलोंगेशन हो रही है, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर मेड यूजिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट. तो ओरिजिनल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट जो है न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन. तो ये मैकेनिज्म, इसमें ये 3 स्टेप्स आते हैं पीसीआर में, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन. तो यहां पे आप बात करेंगे कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें पहले डीनेचुरेशन हो रही है, फिर एनीलिंग हो रही है और उसके बाद जो है एक्सटेंशन हो रही है. तो कई मेथड्स में, कई जगह पे जो है वो पीसीआर मैकेनिज्म को यूज किया जाता है. पीसीआर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन विच पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो हमने पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज in case of replication, RNA polymerase in case of transcription जो है वो इन्वॉल्व होती है. तो polymerase chain reaction is the technique used in molecular biology to create the several copies. किसी भी जीन, किसी भी डीएनए के सेगमेंट की अगर मल्टीपल कॉपीज को तैयार करना है, अगर वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला फ्रेगमेंट है या सेगमेंट है या जीन है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज को पीसीआर की हेल्प से जो है वो बनाया जाता है. दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1983 बाय द
Carey Mullis, and it's a American biochemist, and PCR has made it possible to generate the million of copies of a small segment of the DNA. PCR मेथड से, PCR की हेल्प से कई जीन्स की मिलियन कॉपीज जो है स्मॉल या कम टाइम में तैयार की जाती हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे, these are the components of the PCR. PCR मैकेनिज्म को करने के लिए जिन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज द डीएनए सैंपल। वो डीएनए सैंपल जिसकी मल्टीपल कॉपीज को रेप्लिकेट करवाना है बाय द पीसीआर मैकेनिज्म। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकेंड इज द एनीलिंग एंड थर्ड इज द एक्सटेंशन। सेकेंड, प्राइमर जो है वही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, तो प्राइमर जो है वो पीसीआर का कंपोनेंट होगा। अब जो प्राइमर बाइंड कर रहा है न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द पीसीआर एंड स्पेशल एंजाइम दैट इज द polymerase, Taq polymerase, and the full form of Taq is the Thermus aquaticus. This is the enzyme. ये एंजाइम है जो फुल फॉर्म है थर्मस एक्विटिकस पॉलीमरेज एंजाइम। ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी, मींस एनेलिंग करेगी, एक्सटेंशन करेगी, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगी। एंड द नेक्स्ट बफर जो है इस प्रोसेस के लिए चाहिए, पीसीआर ट्यूब्स चाहिए है और थर्मल साइक्लर चाहिए है जो पीसीआर साइकिल को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने जो बताया दैट इज द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में डबल स्ट्रैंड, यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीनेचुरेशन से ये स्ट्रैंड जो है दोनों सेपरेट हो गए। अब टेम्परेचर को चेंज करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, प्राइमर्स को ऐड करेंगे और प्राइमर जो है वो टेम्पलेट के साथ बाइंड कर जाएगा। ये टेम्पलेट आ गया और टेम्पलेट के साथ वो बाइंड कर रहा है और बाइंड कर रहा है तो प्राइमर जो है वो न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद दैट स्टेप इज कॉल्ड, जब प्राइमर के साथ प्राइमर टेम्पलेट के साथ जुड़ रहा है तो दैट स्टेप इज कॉल्ड एनीलिंग। और जो वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की प्राइमर की तरफ एडिशन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, जहां पे 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाएगा ताकि न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सके। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द पीसीआर। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आज के टाइम में कई ऐसे हाइब्रिड्स, कई ऐसे प्लांट्स तैयार किए गए हैं जिनसे जिनकी क्वालिटी को, जिनकी क्वांटिटी को इंप्रूव किया गया है और काफी रेजिस्टेंट बनाए गए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी is making genetically modified organism। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार किए गए जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेनी माइक्रोब्स जो है वो आते हैं। तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। यहाँ पे आगे है एनिमल्स को, कई एनिमल्स को मॉडिफाई करा गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कई तरह के ड्रग्स या फिर मेडिसिन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिनका कई जगह पे यूज है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक
वैल्यू ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कैसे उस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें हम जीन थेरेपी का पढ़ेंगे, तो दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस किया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में या अर्ली स्टेज में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी डिसीज को डायग्नोज भी कर रही है और उसकी ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रही है। Now the second is the genetically modified crops. There are so many types of crops जिनको modify किया गया है with the help of genetic engineering और biotechnology, जिससे उनकी क्वालिटी को improve किया गया है। जैसे हम बात करें बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक रेजिस्टेंट प्लांट है जिसके ऊपर एक इंसेक्ट बोले, उस इंसेक्ट का जो था वो इफेक्ट होता था, यानी कि वो इंसेक्ट क्या करता था, नॉर्मल कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता था, तो कॉटन की एज जो थी डिक्रीज कर जाती थी। तो बीटी कॉटन एक ऐसा मॉडिफाइड कॉटन प्लांट है जिसमें इंसेक्ट से रेजिस्टेंट पावर जो है उस कॉटन प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके कॉटन प्लांट के अंदर कुछ ऐसा जीन मैनिपुलेशन करा गया है जो इंसेक्ट को किल कर सकता है अगर वो इंसेक्ट उस कॉटन के पार्ट को कंज्यूम करता है। तो दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ पे कॉटन, हम कई तरह के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन का यूज पर्पस के लिए करते हैं। वहीं पे हम अगर बात करें तो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस एक ऐसा मॉडिफाइड प्लांट है जिसमें विटामिन ए जो है वो अनरिच है, उसमें ऐसी जीन प्रेजेंट है जो विटामिन ए को सिंथेसाइज करती है। तो दैट गोल्डन राइस, उसका कलर जो है उस जीन के चेंज की वजह से है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी वजह से है, और वो राइस जो है वो क्वालिटी वाइज काफी नॉर्मल राइस से अच्छा है। तो दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वहीं पे हम एक और एग्जांपल की बात करें, नॉर्मली टमाटो की जो लाइफ स्पैन होती है या शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत छोटी होती है। बहुत जल्दी टमाटो मैच्योर होने के बाद डिकेइंग जो है वो अर्ली हो जाती है, जिसकी वजह से जो फार्मर की यील्ड है वो काफी जल्दी जो है वो खराब हो जाते हैं टमाटो। तो मॉडिफाइड टमाटो दैट इज द फ्लेवर सेवर टमाटो जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तैयार करा है, जिससे उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज की गई है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो परसिस्ट कर सके वो टमाटो प्लांट। उसके बाद है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट को करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी और साथ में कुछ ऐसे माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं जिससे वेस्ट की ट्रीटमेंट की जाए। अब यहाँ पे इसमें हम जैसे बात करें बायोगैस प्रोडक्शन, तो बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब, ऐसा माइक्रोब यूज कर रहे हैं जो कुकिंग के लिए गैस की प्रोडक्शन करे। अर्ली टाइम में पहले लोग जो है वो बायोगैस का यूज करते थे कुकिंग के लिए। आज भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पे कुकिंग के लिए एलपीजी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे बायोगैस प्रोडक्शन से ही यूज किया जाता है। तो बेस वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी अनदर माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, और नॉर्मल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी जो है कई माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं जिससे कोई यूजफुल या कोई बेनिफिट हो सके। तो बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी प्रोडक्शन। इन द एनर्जी प्रोडक्शन जैसे कुछ ऐसे मॉडिफाइड प्लांट्स हैं या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो फ्यूल की प्रॉपर्टी है, अगर उनके उस प्रॉपर्टी को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए,
विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो हमारे नेचुरल फ्यूल है उन पे कम स्ट्रेस आएगा, यानी कि जो जैसे एलपीजी है या फिर बात करें पेट्रोलियम, कोल, डीजल, ये जो है ये एक टाइम आएगा जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एनर्जी सोर्सेस डिक्रीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेस भी जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किए जा सकते हैं। आगे है फूड प्रोसेसिंग। कई तरह के फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। और नेक्स्ट आता है बायो रेमिडिएशन। इनको हम डिटेल में अभी करेंगे। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में कई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स को यूज करते हैं, उनकी जीन्स को ऑल्टर करते हैं ताकि ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको यूज किया जाए। जो भी जिनमें जीन्स की मैनिपुलेशन करी जाती है उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। That crops contain or express one or more useful foreign genes. Foreign genes means desired genes को उस क्रॉप के अंदर इंसर्ट करा गया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं हम फूड प्रोसेसिंग में। Food processing is what genetically modified plants and animals are used to enhance taste, shelf life and nutrition, quality of food. On the other hand, genetically modified yeast and bacteria are used to produce enzymes for the shake of food industry. These genetically modified food are produced by using biotechnological techniques, specifically genetically engineering. फूड प्रोसेसिंग में हम कई तरह के आज के टाइम में ऐसे प्लांट्स तैयार करे गए हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं जो एनहांस करते हैं टेस्ट को। कोई चीज टेस्ट अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एनिमल्स प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो उसके टेस्ट को एनहांस करते हैं, उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करते हैं, जो उसकी शेल्फ लाइफ है, और जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर क्वालिटी है उस फूड की इंक्रीज करी गई है। तो यहाँ पे यीस्ट और बैक्टीरिया को भी यूज किया जाता है, उसकी एंजाइम्स को, उसके प्रोडक्ट्स को। एंजाइम कहाँ से आ रही है? जब कोई जीन एक्सप्रेस करेगी, ट्रांसक्राइब करेगी, ट्रांसलेट करेगी, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्रोटीन, एंड प्रोटीन मॉडिफाइड इनटू एंजाइम। तो एंजाइम्स को यूज किया जाता है फॉर फूड इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो कई एस्पेक्ट में जो है इंपॉर्टेंट और अच्छी क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो ह्यूमन के लिए वेलफेयर के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन की मैंने बात की तो इसमें एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दैट इज द जेट्रोपा प्लांट। जेट्रोपा प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसमें ऑयल प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है। तो जेट्रोपा ऑयल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स ऑफ द जेट्रोपा क्यूरिकस, a plant that can grow in the waste land across the India। जहाँ पे वेस्ट लैंड रहती है वहां पे इन प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। एंड ऑयल इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बायोडीजल। और जो उसके सीड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे जब ऑयल निकाला जाता है तो वो ऑयल जो है एक बायोडीजल की तरह एक्ट करेगा, एक एक्सीलेंट सोर्स होगा बायोडीजल के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी उस जीन में उस बायोडीजल की प्रॉपर्टी है तो हम उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करवा सकते हैं, ताकि हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो तो प्रोडक्शन अभी हो नहीं सकती, तो वो लिमिटेड है। तो हम उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी ढूंढे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और वो प्रॉपर्टीज हम किसी और प्लांट में भी इंट्रोड्यूस करें ताकि बायोडीजल की प्रोडक्शन हो सके।
अब बात करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, द मेजर एम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज टू रिमूव as much of suspended solid as possible before the remaining water। कई कंटामिनेटेड रिवर्स हैं, कई तरह के एक्शन प्लान आज चले हुए हैं, कोई यमुना एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान है, तो उसमें जो वाटर में जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो उस वाटर का नेचर है, उसमें कई तरह के केमिकल्स, कई तरह के कंटामिनेंट्स जो है वो ऐड हो गए हैं। ह्यूमन ही उन चीज को ऐड कर रहा है जो जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो उस वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए या फिर वेस्ट वाटर मतलब कोई वाटर है उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद उस वाटर को मेन वाटर बॉडी में रिलीज किया जाए, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए कई तरह के जैसे प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट पड़ा है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है, टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में, वेस्ट वाटर में, उसको सेपरेट किया जाता है, बाकी जो इफेक्ट रहता है उसको आगे पास कर दिया जाता है और एनवायरनमेंट में किसी वाटर बॉडी में ऐड होने से पहले उस वाटर की अच्छी तरह से माइक्रोब की हेल्प से ट्रीटमेंट करी जाती है, ताकि जो मेन वाटर बॉडी है वहां पे पोल्यूटेंट्स ऐड ना हो। मींस वेस्ट वाटर को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है उसको मेन एनवायरनमेंट में या वाटर बॉडी में ऐड करने से पहले। एज ए सॉलिड मटेरियल डिके, सॉलिड मटेरियल डिपेंड करता है उसमें प्लास्टिक है या फिर उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उसको सॉलिड मटेरियल को एक अलग ट्रीटमेंट करवा के उसकी जो है उसको एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं ताकि वो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, उसकी अलग तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। डिपेंड करता है कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इट यूजेस ऑफ द ऑक्सीजन, अगर हम किसी सॉलिड वेस्ट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर किसी लिक्विड वेस्ट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। वो बैक्टीरिया कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकता है जो उस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज द बायोरेमिडिएशन। Bioremediation is a branch of biotechnology that employs the use of living organism। इसमें living organism का use किया जा रहा है, जैसे कि microbes means bacteria, that is removal of contaminants or pollutants and the toxins present in the soil, water या फिर अदर कोई environment में अगर कोई pollutants ऐड हुए हैं, उन pollutants को कम करने के लिए या फिर उन pollutants को रिमूव करने के लिए हम माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं जो उस पोल्यूटेंट को क्लीन अप करने में, रिमूव करने में हेल्प करते हैं। दैट इज बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन इज टू क्लीन अप ऑयल स्पेस और कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर। जैसे हम अगर बात करते हैं कोई वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी में किसी ऑयल की अगर लीकेज हुई है या कोई ऑयल स्पेस प्रेजेंट है तो उसको माइक्रोब की हेल्प से ट्रीट करवाया जाएगा ताकि जो ऑयल के स्पेस या फिर ऑयल जो है उस वाटर बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि जो ऑयल रहता है वो ऑक्सीजन को जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स तक नहीं पहुंचने देगा, सनरेज को नहीं पहुंचने देगा, तो जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ माइक्रोब्स की हेल्प ली जाती है जो ऑयल को उस वाटर बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ऑयल एक पोल्यूटेंट है जो रिमूव कर रहा है उस वाटर बॉडी से, तो दैट स्टेप इज कॉल्ड द बायोरेमिडिएशन। नेक्स्ट एडवांटेज जो है बायोटेक्नोलॉजी की, कई तरह के प्लांट्स जो मोर टॉलरेंट बनाए गए हैं डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने के लिए, लाइक हीट, कोल्ड,
विद ड्राउट कंडीशंस को वो इजीली टॉलरेट कर ले, तो कई तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट इज द पेस्ट रेजिस्टेंट। जैसे अभी हमने बात करी बीटी कॉटन की, तो बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें उस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है उस प्लांट के अंदर, उस कॉटन प्लांट के अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस करी गई है जिसमें इंसेक्ट को किल करने की प्रॉपर्टी है, बट उस जीन का कोई भी प्लांट पे साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर हम किसी पेस्टिसाइड को यूज करते हैं अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड एक केमिकल है और उस केमिकल का हमारी क्रॉप पे भी उसका साइड इफेक्ट होगा। अगर वो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस क्रॉप के कुछ प्रोडक्ट्स को, उसके प्रोडक्ट्स को हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं या अपने एनिमल्स को फॉडर के तौर पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उस केमिकल का कुछ परसेंट अगर रह जाता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो साइड इफेक्ट देगा, उसके लिए वो ड्रास्टिक बन सकता है। और साथ में केमिकल्स जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को अगर हम ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो वो सॉइल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम भी करता है। तो अगर हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करें तो एक तो फार्मर का लेबर कम होगा, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, और पेस्टिसाइड्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड्स का। आगे आता है रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जब फार्मर ईल्ड निकालता है या क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, तो हार्वेस्ट करने के बाद जो है कई तरह की वो सीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्लांट्स की एज जो है वो कम हो जाती है हार्वेस्टिंग के टाइम। तो उसमें उसको कम करने के लिए भी कुछ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो जीन इंट्रोड्यूस करेंगे उन प्लांट्स में, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो कम हो। जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटो की बात करें, तो अगर राइपनिंग जल्दी हो जाती है तो वो राइपनिंग होने से टमाटो मार्केट में जाने से पहले ही, उसको सेल करने से पहले ही काफी एड जो है वो फार्मर की खराब हो चुकी होगी, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द इट एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जिसमें गोल्डन राइस की बात करी है, जिसमें विटामिन ए एनरिच्ड जीन इंट्रोड्यूस करा गया है, जिससे अगर नॉर्मली जो इंडिया में लोग जो है वो राइस कंज्यूम करते हैं, तो अगर वो इस तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड अगर कंज्यूम करता है तो कहीं ना कहीं उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी नहीं होती है तो उनका विजन जो होगा वो अच्छा रहेगा, उनमें नाइट ब्लाइंडनेस या जो आई डिफेक्ट्स होते हैं नॉर्मली वो नहीं अराइज होंगे। आगे आता है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज, और कहीं ना कहीं अगर हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को यूज करते हैं तो वो अच्छी तरीके से मिनरल्स का यूज कर सकते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।